नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि 7वें और आखिरी चरण के लिए किस तरह से धुआंधार प्रचार चल रहा है, पक्ष विपक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि जो विपक्ष है उससे कई तरह के बयान आने लगे हैं, तो कहीं पर दोस्ती कहीं पर तकरार, यानी राज्यों में जमकर एक दूसरे से लड़े हैं और अब कह रहे हैं कि अगर केंद्र में सरकार बनाने की बारी आएगी तो एक साथ हो लेंगे। खासतौर पर ममता बनर्जी के बयान का जिक्र कर रहा हूं, तो इस पर आज खास चर्चा होगी। और इसके बाद बात होगी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो 13 सीटों पर मतदान होना है अंतिम चरण में, उसका क्या गणित है और वहां पर मोदी योगी कितना बड़ा फैक्टर है। और इसके बाद बात करेंगे कि पंजाब का जो चुनावी रण है अंतिम चरण में, वहां की सारी 13 सीटों पर मतदान होना है। पीएम ने बड़ा बयान दिया है कि इस बार पंजाब का जो नतीजा होगा वो चौंकाने वाला होगा। तो इन सभी मुद्दों पर होगी बात, करेंगे सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश। थोड़ी देर में कोर्ट सुना सकता है जमानत अर्जी पर आदेश। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने बताया अपनी जान को खतरा। लोकसभा के आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। अमित शाह यूपी के कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में, तो जेपी नड्डा ने आज वाराणसी में संभाली कमान। ओडिशा में मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार में राहुल गांधी और हिमाचल में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली। आखिरी चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर भी मतदान। राज्य में सभी पार्टियों के महारथियों ने झोंकी पूरी ताकत, तो पीएम मोदी ने कहा इस बार पंजाब का चुनावी नतीजा चौंकाने वाला होगा। भीषण चक्रवाती से कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ रेमल। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर असर। राज्यपाल ने राहत कार्यों का लिया जायजा। और उत्तर भारत समेत देश के तमाम हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप, लोगों का जीना मुहाल। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए जारी किया रेड अलर्ट। राजस्थान का फलौदी लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म स्थान। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं कि 7वें और आखिरी चरण में किस तरह से धुआंधार प्रचार हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव के लिए 7वें और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। कई दिग्गज नेताओं के प्रचार, तो वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का यूपी के कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में चुनावी कार्यक्रम। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज उत्तर प्रदेश में वाराणसी में संभाली कमान। तो उधर ओडिशा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी कार्यक्रम। बिहार की बात करें तो वहां पर राहुल गांधी और हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी रैलियां। 1 जून को होने वाले अंतिम चरण के चुनाव में 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के लिए पहले 6 चरणों में अब तक 486 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। तो 7वें चरण का जो प्रचार है वो बिल्कुल अपने चरम पर है। सभी पार्टियों के नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पूर्वांचल में मौजूद हैं और पूर्वांचल बड़ा महत्वपूर्ण है। शैलेंद्र, 13 सीटें पूर्वांचल की, चंदौली में आप मौजूद हैं। जिस तरह से 13 सीटें वहां पर महत्वपूर्ण है पूर्वांचल की, किस तरह से आप वहां प्रचार देख रहे हैं, क्योंकि यही वो
चरण है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी है। जेपी नड्डा वहां पहुंचे हुए हैं और तमाम विपक्षी दलों के भी प्रचार कर रहे हैं। ये देखिए, यही वो चरण है आप कह रहे थे जिसमें काशी है और गोरखपुर भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा और मुख्यमंत्री बनने से पहले वो 5 बार वहाँ से लोकसभा के लिए चुने जा चुके। उससे पहले देखें गोरखपीठ का भी सीट पर कब्जा रहा। तो निश्चित तौर पर ये चरण उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें या फिर अगर आप इन चरणों में जो मतदान होना है जिन सीटों पर, इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ये चाहेगी कि वो जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ी है उस ओर आगे बढ़े। इस वक्त हम चंदौली में मौजूद हैं, जहां थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा होनी है। चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री, वो 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं, 2014-19। इस बार फिर से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। सामने हैं वीरेंद्र सिंह जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी हम देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण सीटें हैं इस चरण में। अगर आप चंदौली से आगे बढ़े तो बलिया है। बलिया में आप देखें तो अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह की वहाँ पर जनसभा हुई है। नीरज शेखर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार बलिया से उनको टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से और सामने समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। देवरिया देखिए, वहाँ इस बार नए उम्मीदवार को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से निवर्तमान सांसद की जगह पर। वो बहुत दिलचस्प सीट है। गोरखपुर की हम बात ही कर रहे थे। घोसी है बगल में, जो सहयोगी को दी गई है सीट। घोसी सुभाषपा के जो मुखिया ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे को। तो एनडीए के सहयोगी हैं। बहुत महत्वपूर्ण सीट है। अगर आप मिर्जापुर जाएं, वहां से अनुप्रिया पटेल, जिनको 2 सीट दी गई है अपना दल को, तो खुद अनुप्रिया पटेल लड़ रही हैं अपना दल से मिर्जापुर से। वहां पर रमेश बिंद हैं जो बीजेपी के ही भदोही से सांसद थे, उनको टिकट नहीं दिया गया था, तो वो समाजवादी पार्टी से मिर्जापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह की दिलचस्प सीटें हैं। दिलचस्प एक तरह से देखें लड़ाई भी है कई सीटों पर और कई बड़े नाम भी हैं। एनडीए के सहयोगी के लिहाज से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए चरण है कि खुद 2 जो महत्वपूर्ण सहयोगी हैं उनके नेता या उनके फिर परिवार से जुड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और हम तो जानते ही हैं सब कि काशी भी इसी चरण में आती है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि 2014 से 2019 में अंतर बढ़ गया था जीत का और 2024 में ये अंतर और बढ़ेगा। बीजेपी के नेता तमाम में दावा कर रहे हैं। शैलेंद्र, अगर ये 13 सीट जो हैं, जो कि पूर्वांचल के हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण सीट हैं, इनकी बात की जाए तो शायद उत्तर प्रदेश में यही वो इलाका है जहां पर आपको लगता है कि ज़्यादातर सीटों पर 3 कोना बन सकता है। क्योंकि पिछली बार देखिए बहुजन समाज पार्टी ने यहां, भले ही अखिलेश यादव के साथ थी मायावती, लेकिन यहां पर सीटें जीती थी। तो इस बार जब वो अकेले लड़ रही हैं तो क्या कई सीटों पर वो तीसरा कोना बना पा रही है बहुजन समाज पार्टी? ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी के कुछ उम्मीदवार ये प्रयास करते जरूर नजर आ रहे हैं कि वो त्रिकोणीय मुकाबला बना सकें, देवरिया हो या फिर कुछ और सीटें हों, लेकिन चर्चा ज़्यादा इस बात की नहीं है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये चरण इसलिए है कि गाजीपुर जो सीट है, जो पिछली बार हमने देखा कि अफजाल अंसारी ने जीती थी बसपा के टिकट पर, इस बार समाजवादी पार्टी से। फिलहाल आपको यहां पर रोकना चाहेंगे माफी के साथ। अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो समाचार एजेंसी IANS के साथ एक विशेष साक्षात्कार दिया है, उस साक्षात्कार को देखते हैं। टीम को बधाई देता हूं भाई कि इतने कम समय में आप लोगों ने अच्छी जगह बनाई है और एक प्रकार से ग्रासरूट लेवल की जो बारीक बारीक जानकारियां हैं वो शायद आपके माध्यम से जल्दी पहुंचती है, तो आपकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। सर, पहला सवाल हमारा ये है कि आजकल राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को लेकर पाकिस्तान में इतना एंडोर्समेंट क्यों मिल रहा है, आपको क्या लगता है? और 370 खत्म होने से लेकर आज तक हर मौके पर पाकिस्तान से उनके पक्ष में आवाज़ें आती हैं। देखिए, चुनाव भारत का है और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर्ड है, तंदुरुस्त परंपराएं हैं और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि
कुछ ही लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज़ वहाँ से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का या गंभीर विषय है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे जिस पद पर मैं बैठा हूँ वहाँ से ऐसे विषयों पर कोई कमेंट करनी चाहिए, लेकिन आपकी चिंता मैं समझ सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजी लाने की बात कही है। अगली सरकार जब आपकी आएगी तो आप क्या करने जा रहे हैं? क्या जनता से लूटा हुआ पैसा उनको वापस किसी योजना या विशेष नीति के जरिए क्या वापस पहुंचाने की कोई योजना है? आपका सवाल बहुत ही रिलेवेंट है, क्योंकि आप देखिए हिंदुस्तान का मानस क्या है। भारत के लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। दीमक की तरह भ्रष्टाचार देश की सारी व्यवस्थाओं को खोखला कर रहा है। भ्रष्टाचार के लिए आवाज भी बहुत उठती है। जब मैं 2013-14 में चुनाव के समय भाषण करता था और मैं भ्रष्टाचार की बातें बताता था तो लोग अपना रोष व्यक्त करते थे। लोग चाहते थे हाँ कुछ होना चाहिए। अब हमने आकर के सिस्टमेटिकली उन चीज़ों को करने पर बल दिया कि सिस्टम में ऐसे कौन से दोष हैं। अगर देश पॉलिसी ड्रिवन है, ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें अवेलेबल है कि भाई ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो, ये आपकी लिमिट है, इस लिमिट के बाहर जाना है तो आप नहीं कर सकते, कोई और करेगा। मैंने उस पर बल दिया। ये बात सही है कि लेकिन ग्रे एरिया मिनिमल हो जाता है जब ब्लैक एंड वाइट में पॉलिसी होती है और उसके कारण डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई संभावना नहीं होती है। तो हमने एक तो पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस पर बल दिया, दूसरा हमने स्कीम्स जो हैं उसको सैचुरेशन पर बल दिया कि भाई 100% जो स्कीम जिनके लिए हैं उन बेनिफिशियरी को 100%, जब 100% है तो लोगों को पता है मुझे मिलने ही वाला है, तो करप्शन के लिए कोई जगह ढूंढेगा नहीं। करप्शन करने वाले भी कर नहीं सकते क्योंकि वो कैसे कैसे कहेंगे। हाँ, हो सकता है किसी को जनवरी मिलने वाला मार्च में मिले, अप्रैल में मिले, हो सकता है, लेकिन उसको पता है कि मिलेगा। और मेरे हिसाब से सैचुरेशन करप्शन फ्री गवर्नेंस की गारंटी देता है, सैचुरेशन सोशल जस्टिस की गारंटी देता है, सैचुरेशन सेकुलरिज्म की गारंटी देता है। ऐसे त्रिविध बेनिफिट वाली हमारी दूसरी स्कीम। तीसरा मेरा प्रयास रहा कि मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। टेक्नोलॉजी पर भी क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में का अब 38 लाख करोड़ रुपये करीब ट्रांसफ़र किए हमने। अगर राजीव गांधी के ज़माने की बात करें कि 1 रुपये जाता है 15 पैसा पहुंचता है, तो 38 लाख करोड़ तो हो सकता है 25-30 लाख करोड़ रुपया ऐसे ही गबन हो जाते। तो हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है। जहाँ तक करप्शन का सवाल है, देश में पहले क्या आवाज़ उठती थी कि करप्शन तो हुआ लेकिन उन्होंने किसी छेटे आदमी को सूली पर चढ़ा दिया। सामान्य रूप से मीडिया में भी चर्चा होती थी कि बड़े बड़े मगरमच्छ तो छूट जाते हैं, छोटे छोटे लोगों को आप पकड़ करके चीज़ें निपटा देते हो। फिर एक काले खंड ऐसा आया कि हमें पूछा जाता था 19 के पहले कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्यों कदम नहीं उठाते हो, क्यों अरेस्ट नहीं करते हो, क्यों लोगों को ये नहीं करते। हम कहते भाई हमारा काम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी कर रही है और हम बद इरादे से कुछ नहीं करेंगे। जो भी होगा हमारी सूचना यही है, जीरो टॉलरेंस। दूसरा, तथ्यों के आधार पर ही एक्शन होना चाहिए, परसेप्शन के आधार पर नहीं होना चाहिए। तथ्य जुटाने में मेहनत करनी पड़ती है। अब अफसरों ने मेहनत भी की
अब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे हैं, तो हमें सवाल पूछा जा रहा है कि मगरमच्छों को क्यों पकड़ते हो। ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा गैंग है, खान मार्केट गैंग, जो कुछ लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव गढ़ती है। पहले आप ही कहते थे छोटों को पकड़ते हो, बड़े छूट जाते हैं। जब सिस्टम ईमानदारी से काम करने लगी, बड़े लोग पकड़े जाने लगे, तो अब आप चिल्लाने लगे हो। दूसरा, पकड़ने का काम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी काम करती है। उसको जेल में रखना कि बाहर रखना, उसके प्रति केस ठीक है कि नहीं है, ये न्यायालय तय करता है। उसमें मोदी का कोई रोल नहीं है, इलेक्टेड बॉडी का कोई रोल नहीं है। लेकिन आजकल मैं हैरान हूँ। दूसरा जो देश के लिए चिंता का विषय है, वो भ्रष्ट लोगों का महिमा मंडन है। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। तीसरा प्रॉब्लम है, जो लोग कल तक जिन बातों की वकालत करते थे, आज अगर वही चीज़ें हो रही हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं। पहले तो वही लोग कहते थे सोनिया जी को जेल में बंद कर दो, फलाने को जेल में बंद कर दो, और आप वही लोग चिल्लाते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ आप जैसे मीडिया का काम है कि लोगों से पूछे भाई बताइए, छोटे लोग जेल जाने के या मगरमच्छ जलने चाहिए? पूछो ना जरा पब्लिक को क्या ओपिनियन है, ओपिनियन बनाइए आप लोग। प्रधानमंत्री जी, नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सबने गरीबी हटाने की बात तो की, लेकिन जब आप आए तो आपने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। इसको लेकर कैसे रणनीति तैयार करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, या फिर पीएम विश्वकर्मा योजना हो, मतलब नीचे से ग्रासरूट लेवल से आपने योजना। देखिए, हमारे देश में जो नैरेटिव गढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने देश का इतना नुकसान किया। पहले चीज़ें बाहर से आती थी तो कहते देखिए देश को बेच रहे हैं, सब बाहर से लाते हैं। आज जब देश में बन रहा है तो ये लोग कहते हैं देखिए ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और आप लोग अपने देश की बातें करते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि देश को इस प्रकार से गुमराह करने वाले इन एलिमेंट से देश को कैसे बचाया जाए। दूसरी बात है, अगर अमेरिका में कोई कहता है बी अमेरिकन बाय अमेरिकन, उसको तो हम सीना तान करके गर्व करते हैं, लेकिन मोदी कहता है वोकल फॉर लोकल, तो लोगों को लगता है देखिए ये ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है। तो इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने वाली की प्रवृत्ति चलती है। जहाँ तक भारत जैसा देश जिसके पास मैन पावर है, स्किल मैन पावर है, अब मैं ऐसी तो गलती नहीं कर सकता कि मैं गेहूं एक्सपोर्ट करूं और ब्रेड इंपोर्ट करूं। मैं तो चाहूँगा मेरे देश में ही गेहूं का आटा निकले, मेरे देश में गेहूं का ब्रेड बने, मेरे देश को लोगों को रोजगार मिले। तो मेरा आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है उसके पीछे पहला मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरे देश के टैलेंट को अवसर मिले, मेरे देश के युवा को रोजगार मिले, मेरे देश का धन बाहर न जाए, मेरे देश में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका वैल्यू एडिशन हो, मेरे देश के अंदर किसान जो काम करता है उसकी जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू एडिशन हो, वो ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करे। और इसलिए मैंने विदेश विभाग को भी कहा है कि भाई आपकी सफलता को मैं 3 आधारों से देखूंगा। एक, भारत से कितना सामान आप जिस देश में हैं वहाँ पर खरीदा जाता है। दूसरा, उस देश में बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है जो अभी तक भारत में नहीं है, वो टेक्नोलॉजी भारत में कैसे आ सकती है। और तीसरा, उस देश में से कितने टूरिस्ट भारत भेजते हो आप। ये मेरा क्राइटेरिया रहेगा सस्टेन। तो मैं हर चीज़ में सेंटर में मेरा नेशन, सेंटर में मेरा भारत और नेशन फर्स्ट, इस मिजाज से ही हम काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी, एक तरफ आप विश्वकर्मा के बारे में सोचते हैं, नाई, लोहार, सुनार, मोची, इनकी ज़रूरतों को समझते हैं, इनसे मिलते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ देखें तो गेमर्स से आप मिलते हैं, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके बारे में आप बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर से मिलते हैं और इनकी जो ज़रूरत है, इनका जो महत्वता है वो लोगों को भी बताते हैं आप।
इतनी डाइवर्स स्ट्रेटजी कैसे आप सोच लेते हैं? आप देखिए, भारत विविधताओं से भरा हुआ है और कोई देश एक पिलर पे बड़ा नहीं हो सकता है जी। मैंने एक मिशन लिया, हर डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर हमने बल दिया। क्यों? भारत इतना विविधता भरा जा देश है कि हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी एक आगे ताकत है। मैं चाहता हूँ कि इसको हम लोगों के सामने लाए। और आज मैं कभी विदेश जाता हूँ तो मुझे चीज़ें कौन सी ले जाऊँ उसका कोई उलझन नहीं होती है। मैं सिर्फ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कैटलॉग देखता हूँ तो मुझे लगता है यूरोप जाऊँगा तो ये लेके जाऊँगा, अफ्रीका जाऊँगा तो ये लेके जाऊँगा, और हर एक को लगता है इस देश में, यानी ये पहलू। दूसरा, हमने G20 हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में किया। क्यों? दुनिया को पता चले कि दिल्ली यही हिंदुस्तान नहीं है भाई। आप ताजमहल देखें तो टूरिज्म पूरा नहीं होता है मेरे देश का। मेरे देश में इतना पोटेंशियल है, मेरे देश को जानिए, समझिए। और इस बार हमने G20 का उपयोग भारत को विश्व के अंदर भारत की पहचान बनाने के लिए किया। दुनिया की भारत के प्रति क्यूरियोसिटी बढ़े, इसमें हमने बड़ी सफलता पाई है। क्योंकि दुनिया के करीब 1 लाख नीति निर्धारक ऐसे लोग G20 समूहों की मीटिंगों में, 200 मीटिंगें हुई, आए, अलग अलग जगह पे गए। उन्होंने वो जगह को देखा, सुना भी नहीं था, देखा। वो अपने देश के साथ कोरिलेट करने लगे, वो वहाँ जाकर के बातें करने लगे। मैं देख रहा हूँ G20 के कारण लोग आजकल काफ़ी टूरिस्टों के यहाँ भेज रहे हैं। तो मेरे देश का टूरिज्म उसी प्रकार से आपने देखा कि मैंने स्टार्टअप वालों की कभी मीटिंग की थी, मैं वर्कशॉप करता था। आज से मैं 7-8 साल पहले, 10 साल पहले शुरू में, यानी मैं 14 में आया, उसके 15-16 के भीतर मैंने जो नए स्टार्टअप्स की दुनिया शुरू हुई उनकी मैंने ऐसे वर्कशॉप की है। तो मैं अलग अलग, कभी मैंने स्पोर्ट्स पर्सन्स की, कभी मैंने कोचिज की। इतना ही नहीं, मैंने फिल्म दुनिया वालों के साथ भी ऐसी ही एक मीटिंग की। मैं जानता हूँ कि वो बिरादरी हमारे विचारों से काफ़ी दूर है, मेरी सरकार से भी दूर है, लेकिन मेरा काम था कि उनकी समस्याओं को समझूं। क्योंकि बॉलीवुड अगर ग्लोबल मार्केट में मुझे उपयोगी होता है, अगर मेरे तेलुगु फिल्में दुनिया में पॉपुलर हो सकती है, मेरी तमिल फिल्में दुनिया में पॉपुलर हो सकती है, मुझे तो ग्लोबल मार्केट लेना चाहिए मेरे देश की हर चीज़ का। तो मैंने उसके तो आज यूट्यूब की दुनिया पैदा हुई, तो मैंने उनको बुलाया कि भाई आप देश की क्या मदद कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, क्रिएटिव वर्ल्ड, गेमिंग। अब देखिए, दुनिया का इतना बड़ा गेमिंग का मार्केट, भारत के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, और गेमिंग की दुनिया में कमाई कोई और करता है। तो मैंने सारे गेमिंग के एक्सपर्ट्स को बुलाया, पहले उनकी समस्याएं समझी। मैंने देश को कहा, मेरी सरकार को, मैंने कहा मुझे अब गेमिंग में भारत की लीडरशिप पक्की करनी है। इतना बड़ा फ्यूचर मार्केट है मेरे देश को। अब तो ओलंपिक में गेमिंग आया है, तो मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ। तो ऐसे सर्व विषयों में एक साथ काम करने के मैं पक्ष में हूँ। उसी प्रकार से देश की जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें गांव का एक मोची होगा, सोनार होगा, कपड़े सिलने वाला होगा, वो भी मेरे देश की बहुत बड़ी शक्ति है। मुझे उसको भी उतना ही तवज्जो देना होगा। और इसलिए मेरी सरकार का इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच होता है, होलिस्टिक अप्रोच होता है। प्रधानमंत्री जी, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, इसका विपक्ष ने मजाक भी उड़ाया था, लेकिन आपकी सरकार की आज की तारीख में एक खास पहचान बन गए हैं और विदेशों में भी अब इस बात का संज्ञान लिया जा रहा है। उसका एक उदाहरण UPI भी है। ये बात सही है कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया मूवमेंट मैंने शुरू किया, तो शुरू में आरोप क्या लगाया उन्होंने लगा कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी भलाई के लिए हो रहा है। इनको समझ ही नहीं आया कि क्षेत्र कितना बड़ा है और 21वीं सदी ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। टेक्नोलॉजी IT ड्रिवन है। IT इज इन्फ्लुएंस बाय AI। बहुत बड़े प्रभावित क्षेत्र बदलते जा रहे हैं। हमें फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को देखना चाहिए। आज अगर UPI न होता तो कोई मुझे बताए कोविड की लड़ाई हम कैसे लड़ते। दुनिया के समृद्ध देश भी
अपने लोगों को पैसे होने के बावजूद भी दे नहीं पाए, हम आराम से दे सकते हैं। आज हम 11 करोड़ किसानों को 30 सेकंड के अंदर पैसा भेज सकते हैं। अब यूपीआई और इतनी यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि ये टैलेंट हमारे देश के नौजवानों में है। वो ऐसी प्रोडक्ट बना करके देते हैं कि कोई भी कॉमन मैन इसका उपयोग कर सकता है। आज मैंने कैसे कितने ही लोग देखे जो अपना सोशल मीडिया में अनुभव करते हैं कि हमने 6 मित्रों ने तय किया कि 6 महीने तक जेब में एक पैसा नहीं रखेंगे, और देखते हैं क्या होता है। 6 महीने बोले बिना पैसे पूरी दुनिया में हम अपना कारोबार करके आ गए, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। तो हर कसौटी पर खरा उतर रहा है। तो यूपीआई ने इन एक प्रकार से फिनटेक की दुनिया में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और इसके कारण इन दिनों भारत के साथ जुड़े हुए कई देश यूपीआई से जुड़ने को तैयार है, क्योंकि अब फिनटेक का युग है। फिनटेक में भारत आज लीड कर रहा है, और इसलिए दुर्भाग्य तो इस बात का है कि जब मैं इस विषय को चर्चा कर रहा था तो देश के बड़े बड़े विद्वान जो पार्लियामेंट में बैठे हैं देश का मखौल उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। उनको भारत के पोटेंशियल का अंदाज ही नहीं था, और टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य का भी अंदाज नहीं था। प्रधानमंत्री जी, हमारा आखिरी सवाल है, इस देश के युवा भारत का इतिहास लिखेंगे, ऐसा आप कई बार बोल चुके हैं, और फर्स्ट वोटर जो होते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर, उनका जो कनेक्ट है मोदी जी के साथ, उसके पीछे का कारण क्या है? एक, मैं उनके एस्पिरेशंस को समझ पाता हूँ। जो पुरानी सोच है कि भाई वो घर में अपने पहले 5 थे तो अब 7 पे जाएगा, 7 पे तो 9, ऐसा नहीं है। वो 5 पर से भी सीधा 100 पे जाना चाहता है। आज का यूथ हर क्षेत्र में वो बड़ा जंप लगाना चाहता है। हमें वो लॉन्चिंग पैड क्रिएट करने चाहिए ताकि हमारा यूथ के एस्पिरेशंस को हम फुलफिल कर सकें। इसलिए यूथ को समझना चाहिए। मैं परीक्षा पे चर्चा करता हूँ, और मैंने देखा है कि मुझे लाखों युवकों से ऐसी बात करने का मौका मिलता है जो परीक्षा पे चर्चा की चर्चा चल रही है, लेकिन वो 10 साल के बाद की बात करता है मेरे साथ। मतलब वो एक नई जनरेशन है। अगर सरकारें और सरकार की लीडरशिप इस नई जनरेशन के एस्पिरेशन को समझने में विफल गई तो बहुत बड़ी गैप हो जाएगी। आपने देखा होगा कोविड में मैं बड़ा चिंतित था कि मेरे ये फर्स्ट टाइम वोटर जो अभी है वो कोविड के समय तो 14-15 साल के थे, 16 साल के थे। अगर ये 4 दीवारों में फंसे रहेंगे तो इनका बचपन मर जाएगा, उनकी ज़िंदगी जवानी आएगी ही नहीं, वो बचपन से सीधे बुढ़ापे में चला जाएगा। ये गैप कौन भरेगा? तो मैं उसके लिए चिंतित था। मैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करता था, मैं उनको समझाता था कि आप ये करिए, आप, और इसलिए हमने डेटा एकदम सस्ता कर दिया। उस समय मेरा डेटा सस्ता करने के पीछे जो लॉजिक था कि वो ईजीली इंटरनेट का उपयोग करते हुए नई दुनिया की तरफ मुड़े, और वो हुआ, उसका हमें बेनिफिट हुआ है। भारत ने कोविड की मुसीबतों को अवसर में पलटने में बहुत बड़ा रोल किया है, और आज जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, फिनटेक का जो रिवॉल्यूशन आया है, वो हमने आपत्ति को अवसर में पलटा, उसके कारण आया है। तो मैं टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को समझता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नमस्कार भैया, मैं आज आपको बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत प्रगति करें और देश को सही जानकारियाँ देते रहे। थैंक यू भैया, थैंक यू। आप देख रहे थे प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू जो कि उन्होंने न्यूज़ एजेंसी IANS को दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू में कई बड़ी बातें हैं, हम आपको आगे चल करके दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री ने खास तौर पर क्या कुछ कहा है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं इस वक्त, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी IANS से खास बातचीत की। वो बातचीत हमने आपको दिखाई। क्या कुछ बड़ी बातें रही प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू में, हम आपको दिखाते हैं कि पीएम ने कहा कि भारत का लोकतंत्र बहुत ही महान है। प्रधानमंत्री ने ये खास तौर पर जिक्र किया अपने इस इंटरव्यू में। पीएम ने कहा कि भारत का लोकतंत्र बहुत ही महान है। तो ये बड़ी बातें हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस IANS को दिए गए साक्षात्कार की बता रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को उन्होंने महान बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही पीएम ने कहा कि भारत के लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। भ्रष्टाचार पर उन्होंने खास तौर पर बात की। जब उनसे सवाल पूछा गया, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा भारत के लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने गरीबों के हक की बात की कि गरीबों को उनका हक जरूर मिलेगा। वो अक्सर कहते हैं कि जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, और वो कहते हैं कि जो इस तरह से बरामद पैसे हैं उनको किसी न किसी तरह से गरीबों तक लौटाया जाएगा। पीएम ने साथ ही कहा कि हमारी सरकार तथ्यों के आधार पर एक्शन लेती है, इसलिए जो कोई भी ये आरोप लगाते हैं कि गैर जरूरी या राजनीतिक बदले की कार्रवाई, तो वो गलत है। पीएम ने कहा सिस्टम ईमानदारी से काम कर रहा है और बड़े मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं, इसीलिए चर्चा भी ज्यादा हो रही है इन दिनों। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जा रहा है। पीएम ने कहा कि हमारे देश में चीजें बाहर से आती थी, लेकिन अब हम यहीं बनाते हैं। आत्मनिर्भर भारत में को लेकर खास तौर पर उन्होंने ये बात कही कि नेशन फर्स्ट, आत्मनिर्भर भारत। चीजें पहले बाहर से बहुत सारी आती थी, अब हम यहीं पर बनाते हैं, मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन का उद्देश्य देश के टैलेंट को बढ़ावा देना है, क्योंकि इससे देश में जो टैलेंट है उनको अवसर मिलता है, तो उनके टैलेंट को, उनके अवसर को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत मिशन का। प्रधानमंत्री ने साथ ही आगे चलकर जिक्र किया कि आत्मनिर्भर भारत मिशन जो है उसका उद्देश्य देश के लोगों को रोजगार देना है, क्योंकि जब इसके तहत, मेक इन इंडिया के तहत अपने यहाँ चीज़ों का उत्पादन होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो उससे देश के लोगों को रोजगार मिलता है। पीएम ने कहा कि हम नेशन फर्स्ट को सामने रखकर काम करते हैं और आत्मनिर्भर भारत को भी उसी संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए, मेक इन इंडिया को भी उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि नेशन फर्स्ट, सबसे पहले देश, सबसे पहले राष्ट्र। तो ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो IANS को साक्षात्कार में कही। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट को सामने रखकर काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी बातें हमने आपको दिखाई। इस समय सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बम धमाके कर चले जाते, कोई जवाब देने वाला नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी आए, फिर से उरी और पुलवामा में हिमाकत किए। 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, देश भर की जनता नरेंद्र मोदी जी को चुनने के लिए तैयार बैठी। 4 तारीख को परिणाम आने वाला है। मोदी जी 400 पार करने वाले हैं, और मैं एक और भविष्यवाणी कर जाता हूं। 4 तारीख को 2 बजे राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और वो कहेंगे
हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं, ईवीएम के कारण। अरे राहुल बाबा, नाचना न आए आंगन टेढ़ा, भैया ईवीएम नहीं हराएगा आपको, ये मेरे चंदौली के शेर हराने वाले हैं, शेर हराने वाले। भाइयों बहनों, किस किस के बीच में लड़ाई? एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले एक घमंडिया गठबंधन कांग्रेस समाजवादी पार्टी, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे हमारा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और, थोड़ी गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड बैंकॉक जाने वाले राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनको यहाँ का मौसम ठीक नहीं लगता भाई, थोड़ी गर्मी लगती है वो विदेश चले जाते हैं। ये चंदौली वालों को देखो, इतनी चिलचिलाती धूप में सर पर गमछा डालकर आकर खड़े हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 23 साल से एक दिन का भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सरहद के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और परिवारवादी लोग चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा और अखिलेश, दो शहजादे, और दूसरी ओर गरीब चाय वाले के घर पर पैदा हुआ नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र। भाइयों बहनों, ये दोनों के बीच में आपको पसंदगी करना है। भाइयों बहनों, एक और समाजवादी पार्टी कांग्रेस, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, और दूसरी ओर राम मंदिर बनाने वाला नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में पसंदगी। 70 साल से राम मंदिर को एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी रोक कर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये 2 खेमे हैं, अखिलेश के खेमे के वोट दोगे या नरेंद्र मोदी के खेमे को? जोर से बोलो। सीधा प्रसारण आप उत्तर प्रदेश के चंदौली से देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह इस समय चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और खासतौर पर उन्होंने तुलना की, नेतृत्व की कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं एनडीए की तरफ से, और दूसरी तरफ जो नेता हैं वो कहीं भी नरेंद्र मोदी के मुकाबले नहीं ठहरते, ऐसा उनका वहां पर जनसभा में कहना है। और तमाम मुद्दे वो उठा रहे थे। और अब इस वक्त में बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और जैसा कि हमने बताया था कि आज की जो खास चर्चा होने वाली है वो ये कि क्या सत्ता के लिए कहीं दोस्ती कहीं तकरार गठबंधन में, खासतौर पर विपक्षी गठबंधन में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 7वें फेज तक आते आते गठबंधन में प्यार और तकरार एक बार फिर से सामने दिखने लगा है। टीएमसी नेता ममता बनर्जी का दावा कि दिल्ली में इंडी गठबंधन को मजबूती देने के लिए मुख्य भूमिका निभाएंगी। ये वही ममता है जो एकला चलोरे गई थी। अब तक ममता बनर्जी जनसभाओं में कांग्रेस और सीपीएम को वोट देने से मना करती रहीं। उन्होंने कहा इनको दीजिएगा मतलब बीजेपी को मिल जाएगा। ममता का मानना था कि वोट बंटवारे का फायदा सीधे बीजेपी को मिल रहा है, इसीलिए मना कर रही थी। सीपीएम और कांग्रेस ने लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे। पश्चिम बंगाल में 42 की 42 लगभग सभी सीटों पर। दिल्ली में एक साथ होने के बावजूद राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के साथ एक भी मंच साझा नहीं किया। यह भी अपने आप में सवालों के घेरे में कि यह कैसा गठबंधन हुआ फिर। अब पंजाब को देख लीजिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। भगवंत मान तो सीधे कांग्रेस पर हमला भी बोल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल थोड़ी परहेज कर रहे हैं। केजरीवाल सिर्फ बीजेपी को निशाना बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल। पंजाब में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा रहे हैं और तानाशाही को खतरा बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल।
जबकि पहले बहुत लगाते थे। अंतिम फेज के 8 राज्यों में 57 सीटों पर मतदान, लेकिन पंजाब और पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन के बीच पेच फंसा हुआ है और इंडी गठबंधन एनडीए और बीजेपी को तो नंबर बता रहा है कितना आएगा, लेकिन अपनी पार्टियों के नंबर पर खामोश है। विपक्षी गठबंधन राज्यों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय लोकतंत्र को खतरे का एजेंडा दे रहे हैं, सामने रख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अपनी सभाओं में पीएम के बयान की चर्चा तो करते हैं, लेकिन अपने नेताओं की अभद्र भाषा पर खामोश हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया को ध्यान में रखकर नेता अपने बयानों से लोगों के बीच बहस चाहते हैं। वहीं पर बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जाहिर है कि नेता भी अब सोशल मीडिया पर जनता के बयानों का जवाब इस दौर में देने लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी, तो विपक्षी गठबंधन में क्या है मजबूरी। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि केंद्र में इंडी ब्लॉक की सरकार बनती है तो उनकी पार्टी बाहर से समर्थन देगी। আমি দিল্লির কথা বলছি, ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी चुनाव हार रही है और 200 भी पार नहीं कर पाएगी। बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं आने वाली है। मैं ये आंकड़े के साथ आपको बताया कि ये स्टेट में तो उनका घट रहा है। फर्ज करो कर्नाटक में एक ही सीट थी, हम तो वहां पर 10-12 ला रहे। तेलंगाना में 1-2 थे, अब तो हम वहां 10-12 ला रहे। फिर इनके पास कौन से ऐसे आंकड़े मिले जो 400 पार। मैं समझता हूं 200 से ज्यादा ये सीट उनको आएंगे नहीं, इनकी सरकार बनेगी नहीं। तो अपने अपने दावे हैं और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जब से सत्ता में टीएमसी आई तब से हालात खराब ही हैं। हमारा विरोध नैतिक विरोध ठीक ही है, हमारा विरोध नैतिक विरोध है। कांग्रेस को खत्म करना चाह रही है, मैं उसके खातिर विरोध करूंगा। मेरी उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारा विरोध नैतिक विरोध है। हमारा विरोध पश्चिम बंगाल में पार्टी को बचाने के लिए है। ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। और दावों के क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 चरणों में ही पीएम मोदी ने 310 सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम तो पूरा कर लिया है। 7वां चरण 400 पार कराने के लिए है। 6 चरण के चुनाव समाप्त हो गए। मेरे पास 5वें चरण की रिपोर्ट है। काराकट वालों, जानना है परिणाम क्या आने वाला है? जानना है क्या? तो सुन लीजिए, 5 चरण में ही मोदी जी 310 सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा। ये छठा और सातवां ये 400 पार कराने का है। तो अपने अपने दावे हैं और अभी से समीकरण बिठाने भी शुरू कर दिए गए हैं। तो क्या कुछ समीकरण बन रहा है विपक्ष को लेकर की? विपक्ष में क्या रणनीति है? ममता बनर्जी के बयानों से क्या कुछ सुगबुगाहट आई है? इसी पर आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। साथ में विक्रम लोहिया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विक्रम जी आपका भी। और हमारे यहीं स्टूडियो में ही मौजूद हैं। और हमारे साथ सौरभ सिकदर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सौरभ सिकदर जी आपका भी। मैं विनोद जी के जरिए जरा चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, जिस तरह से हमने देखा कि जो विपक्षी गठबंधन की शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत होने के बाद किस तरह से नीतीश कुमार एनडीए की तरफ आ गए, तमाम कुछ बैठकें भी हुई पटना में, बेंगलुरु में, मुंबई में, लेकिन ना तो कोई एक कॉमन एजेंडा लेकर आ पाए, ना कॉमन नाम लेकर आ पाए। यहां तक कि जो प्री पोल अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ी, कि चाहे पश्चिम बंगाल ले लीजिए, कि केरल ले लीजिए, कि पंजाब ले लीजिए, दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में गठबंधन और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में और बिहार जैसे राज्यों में दिखाई पड़ा। लेकिन अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि जब नतीजा आए
तो पोस्ट पोल के लिए अगर कोई सीन बने तो उसके लिए अभी से नेताओं ने अपने बयान के जरिए संकेत देना शुरू कर दिया, और ममता बनर्जी का बयान इसी सिलसिले में है। लाल जी, अभी हमने INS पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का हमने सुना है, उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं जी। तो एक बार मुझे लगता है कि उसकी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़े तो शायद ये आपका सारे सवाल का जवाब है कि जब PM मोदी ये कह रहे थे उस इंटरव्यू में कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, तो जब आप एक नेशन फर्स्ट का टारगेट लेके चलते हैं और आपके सामने में एक नेशन का एक एजेंडा होता है, तो उसके लिए आपकी तैयारी, आपके प्लानिंग, आपका एजेंडा, आपके जो पूरे जो इंडिया के जो डेमोग्राफी है उसके लिए आपका मैनिफेस्टो, सब कुछ उस तरह का होता है। लेकिन जब आप नेशन फर्स्ट के बदले में एजेंडा फर्स्ट के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं तो फिर कहीं आपको दोस्ती, कहीं पे तकरार, कहीं पे प्यार, कहीं पे दुश्मनी, ये ऐसे आपको झंझावात से इस पूरे गठबंधन को आप देख रहे हैं। अभी जो ममता बनर्जी का जो 7वें फेज के आते आते ममता बनर्जी का अचानक जो ये झलकने लगा है प्यार इंडिया गठबंधन के लिए, ये आप कह सकते हैं एक तरह से उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि उनको पता है कि CPM और कांग्रेस ने वहां मिलके उनको एक कंटेस्ट तो दिया है, बंगाल में हर जगह उन्होंने कैंडिडेट दिया है जी, लेकिन वो समझ रही है कि इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को हो रहा है जी, और इसलिए वो बार बार कहती हुई है, मंच पे हर जगह कहती है कि जब आप CPM को और कांग्रेस को वोट करती हो तो आप सीधे बीजेपी को वोट कर रहे हो। तो उनका कहना था कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी और CPM में है, TMC में है, तो आप अपना वोट क्यों बेकार करते हो। अब सवाल यह है कि ये ममता बनर्जी 6ठे फेज से 7वें फेज से अचानक इंडिया गठबंधन की बात क्यों करने लगी है, तो उनको ये लगने लगा है कि ये उनके वोट बैंक जो है उसमें एक डिवीजन हो रहा है, और यही वोट बैंक के डिवीजन का ही सूत्र था इंडिया गठबंधन बनने का, और कोई मकसद नहीं था कि अखिलेश यादव को ये 2 लड़के पसंद हैं इसलिए अखिलेश यादव ने यूपी में साथ लिया था। तेजस्वी यादव को पता है कि कांग्रेस के साथ लेके वो बिहार में कितने सीटें जीत सकते हैं। ऐसे ये पूरे गठबंधन को अगर आप ऑल इंडिया, आप CPM को देख लीजिए, केरल में उनको पता है। तो अगर ये उनको पता था प्री पोल अलायंस में कि कांग्रेस हमारे लिए इस अलायंस के साथ मिलने में अगर वोट बैंक में कहीं से नुकसान करने वाला है, तो जाहिर सी बात है उनको सीटें यूपी में भी मिली, उनको सीटें यहां भी मिली, झारखंड में मिली। अब ये जो लोग वापसी की बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो हम इस बात को ये कर रहे हैं कि हम एक मजबूत सरकार बनाएंगे और हमारी भूमिका होगी, जैसी ममता बनर्जी कह रही है। ठीक है, लेकिन ये बात हमें याद रखना चाहिए कि इस बार का चुनाव अभी 7वें फेज आते आते हमने देख लिया है जी कि जो PM ने कहा कि नेशन फर्स्ट हमारे लिए है, तो पूरा चुनाव अभी 6ठे फेज तक नेशन फर्स्ट पे ही लड़ा गया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये जो एजेंडा है कि NDA का अपना एजेंडा और बाकी जो विपक्षी दल हैं उनका एजेंडा, लेकिन इन एजेंडा के बीच में जो बयान आए हैं, अभी आप जिक्र कर रहे थे तो मुझे 2 बयान याद आ गए। एक तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि TMC को वोट देने से अच्छा है बीजेपी को दे दो, और तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में कहा कि किसी और को वोट इधर उधर देने से अच्छा है कि या तो हमको दे दीजिए या नहीं तो फिर NDA को ही दे दीजिए। तो ऐसे भी बयान आए हैं। लेकिन विक्रम जी, क्या कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कोशिश तो काफ़ी हुई, जैसा विनोद जी कह रहे थे, कि प्री पोल एक अलायंस हो जाए, लेकिन हम जानते हैं कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कितना ह्यूमिलिएट किया। कहा 2 सीटें देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। और फिर कांग्रेस ने एक डिसीजन ले लिया कि भाई 2 सीटें लेकर के लड़ने से तो अच्छा है कि हम 4200 पर लड़ें, और वो आप कर भी रहे हैं वहां पर CPM के साथ मिलकर के। लेकिन अब ममता बनर्जी ये संकेत दे रही हैं कि अगर सरकार बनने की स्थिति आती है तो हम बाहर से समर्थन देंगे। तो जो प्री पोल नहीं हो पाया, अब उसकी गुंजाइश कहीं ना कहीं आप लोग पोस्ट पोल में देख रहे हैं क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जितनी मजबूती से इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा है, अभी तक जितने राउंड हो चुके हैं, जितने फेज हो चुके हैं, हर फेज के अंदर इंडिया गठबंधन को जनता के द्वारा बेहद मजबूती से पोल हुआ है, और कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन 2024 के अंदर सरकार बनाने जा रहा है। ये ममता बनर्जी को भी पता है, ये मोदी जी को भी पता है। और फर्स्ट नेशन की बात नहीं है भाजपा के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, सत्ता फर्स्ट की बात है। अगर नेशन फर्स्ट की बात होती तो महंगाई पे बात होती, बेरोजगारी पे बात होती,
मटन और मछली पे बात नहीं होती, मुजरे पे बात नहीं होती, मुद्दे की बात होती। परंतु आज मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आप राहुल गांधी जी को अमित शाह जी शहजादा कह रहे थे, अखिलेश यादव को शहजादा कह रहे थे, क्या जैसा कोई बॉर्डर पे सोल्जर है? उन्होंने देश की कहीं लड़ाई लड़ी है? उन्होंने देश के लिए क्या किया है? अरे शहजादा तो आपके घर के अंदर है। राहुल गांधी शहजादा नहीं है, जन नेता है, जन नायक है, पूरे देश में घूमा जनता के लिए। अच्छा, आज मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भाई साहब कि इंडिया गठबंधन 2024 में मजबूती से सरकार बनाने जा रहा है और जितने घटक दल आकर के कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन में जुड़ना चाहते हैं, सबका स्वागत करते हैं। आइए और इस भ्रष्टाचारी डंडे की सरकार से निजात पाइए। ठीक, विक्रम जी, आपने बात कही ना कि अगर सत्ता नेशन फर्स्ट नहीं, सत्ता फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट होता तो रोजगार पर बात होती, महंगाई पर बात होती। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जोड़ दूं कि विपक्ष ने भी जो शुरुआत की ना, वो रोजगार और महंगाई के बजाय कहा संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में। मैं आऊंगा, बिल्कुल आपकी बात को आऊंगा मैं आपके पास। कड़ी को आगे बढ़ा के कहता हूं कि निश्चित तौर पे संविधान अगर इस देश का खतरे में होगा, इस देश का इंसान खतरे में होगा। अच्छा। सत्ता की भूख हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर लालसा है, न धर्म की बातें, न जाति का सहारा, विकास है हमारा नारा। ठीक है, ठीक है, वो सारी चीजें जनता के सामने आ रही है। मैं सौरभ सिकदर जी के पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, फिर सौरभ सिकदर जी का काउंटर लूंगा। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, हम सीधे चलते हैं सौरभ सिकदर जी के पास। सौरभ सिकदर जी, ममता अभी देखिए, एक चरण का तो एक चरण क्या, मुझे लगता है छठे चरण से पहले भी ममता ने इस तरह के संकेत दिए थे, ममता बनर्जी ने। ये जो 2 चरण के चुनाव से पहले ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि भाई हम आ जाएंगे, साथ में आ जाएंगे, तो जरा आपके जरिए हम समझना चाहते हैं कि क्या ये छठे और 7वें चरण में वो सीटें हैं जहां पर ममता बनर्जी को लगा कि चलो अब अगर ऐसा बयान देते हैं तो मेरे लिए या टीएमसी के लिए उतना खतरा नहीं है? नहीं, देखिए, छठे चरण का जो बंगाल में मतदान हुआ था, उसमें आधा से ज्यादा सीट हमारे पास थे और इस बार सारे सीट हमारे पास आएंगे। और जैसा है, देखिए, ममता बनर्जी का क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा। ममता बनर्जी कभी भी कोई अलायंस का लॉयल पार्टनर नहीं था। यहाँ पे हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता भाई बता रहे थे इतने देर कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या किया नहीं किया, तो यहाँ पे क्या है कि कांग्रेस बंगाल में 2 जिला में कांग्रेस का स्ट्रेंथ है। ममता बनर्जी वो सीट तक छोड़ने के राजी नहीं था। यही जो अधीर रंजन चौधरी मेरा विरोधी हो सकता है, लेकिन वो एक जननेता है वहां पे। तो आज अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी का दलाल से लेके क्या नहीं बोलने को छोड़ा। उसके बाद कांग्रेसियों भाइयों ने जो अधीरता को मानते हैं या जो कांग्रेस दल के ऊपर समर्पण है, ऐसे शायद ही कोई होगा जो ममता के साथ जाएंगे। तो ये देखिए, ये जहां जहां वहां कांग्रेस का जरूरत था, कांग्रेस का वोट था, तब ममता बनर्जी का ऐसा कोई बयान नहीं आया। अब जहां पे चुनाव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का वोट नहीं है, मतलब उत्तर बंग के तुलना में यहाँ पे कम है, तो अभी ममता बनर्जी कांग्रेस का प्रीति दिखा रहा है कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। देखिए, उनका जो दल है, उनका नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, अर्थात शुरू के दिन से उनको नेशनल लीडर बनने का ख्वाब था। अच्छा। लेकिन जहां जहां बंगाल के बाहर उसने पैर रखा, पैर कैसे जला आप लोग बेहतर जानते हैं। त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, गोवा हो, जहां जहां चुनाव लड़ने गया, नोटा से भी कम वोट मिला है। इसीलिए ये अभी का 2 चरण में इनके पैर के तले जैसे जमीन निकाल रहा है। ये सब बोल के ये वोटरों को बहलाने की कोशिश कर। ठीक, लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, ममता बनर्जी का तो ये बयान है ही, मुझे अभी ये भी याद आ रहा है कि इस बीच में जब अधीर रंजन चौधरी का जिक्र कर रहे थे सौरभ सिकदर जी, तो अधीर रंजन चौधरी जी के बयान को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ तौर पर कहा कि जिसको
हम अलग लाइन लेना है, वो अलग रास्ता ले सकता है, सीधा बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना एकदम साफ तौर पर ये बात कही। तो कांग्रेस भी इस तरह के संकेत दे रही है क्या कि हाँ, ममता बनर्जी अगर बोल रही हैं तो हम भी ये कुर्बानी देने को तैयार हैं, और अपना राज्य में जो सबसे मजबूत नेता जिसका जिक्र कर रहे थे अधीर रंजन चौधरी का, कि उनको भी अगर हमें साइड करना पड़ेगा तो हम कर देंगे। बढ़िया सवाल पूछा लाल जी आपने कि ये ठीक इसी बात को आप पंजाब में देख लीजिए कि अब जैसे ही दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ है कि सारे जितने भी टॉप स्टार प्रचारक हैं सारे पंजाब में हैं, प्रियंका जी हैं, राहुल जी का भी लगातार है जी, और केजरीवाल खुद 3 दिन से लगातार कैंप किए हुए हैं। जो बात अभी लोहिया जी कह रहे थे, मैं बस उनको एक छोटा सा उनके इन्फॉर्मेशन में जोड़ दूं बिल्कुल कि अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा, रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमें 120 सीटें चाहिए बस। अब कांग्रेस के लिए ठीक है। अब वो पार्टी जो दिल्ली में सरकार बनाने वाली है उसके चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे बस 120 सीटें चाहिए। अब 120 सीटें जीतने के बाद उनका क्या फॉर्मूला होगा जो वो जादुई आंकड़े को भी पार करेंगे और उसके बाद सारे पार्टी को भी मना लेंगे, ऐसा क्या फॉर्मूला होगा? तो सवाल ये है कि अभी जितने भी आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सुन लें या केजरीवाल जी का सुन लें या सारे पॉलिटिकल लीडर, अखिलेश जी का सुन लें, हर आज पॉलिटिकल लीडर से एनडीए के नंबर तो बता रहे हैं कि भैया 200 पार से ज्यादा नहीं होने वाला, कोई 150 बता रहे हैं, कोई 220 कह रहे हैं, लेकिन अपने बारे में कोई नहीं बता रहे कि टीएमसी को कितने सीटें आएंगी, कांग्रेस को कितने आएंगी। ये पहली बार रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमें 120 चाहिए और उसके बाद वो अपनी जुगाड़ पे देख रहे हैं। तो नंबर 1 कि एक तो जुगाड़, दूसरा जुगाड़ का फॉर्मूला देखिए कि दिल्ली में जितनी मजबूती से आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी है और काबिले तारीफ लड़ा है, प्रचार में तारीफ मजबूती दिखी कभी साथ में, तो मैं तारीफ करता हूं, ये दिल्ली के ही हैं और अच्छे लीडर हैं, बहुत मजबूती से लड़ी है। उस लड़ाई का भी आप सूत्र में देख लीजिए कि राहुल गांधी ने एक भी मंच केजरीवाल के साथ में शेयर नहीं किया है। ये समझने की बात है कि राहुल गांधी अभी भी केजरीवाल को या केजरीवाल अभी भी राहुल को इस तरह से एक सिंक करने वाला नहीं मान रहे हैं। अभी भी आप रॉबर्ट वड्रा का देखिए, चल रहा है उनका इंटरव्यू, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकते। तो ये सारे इतने कॉन्फ्लिक्ट, हमारा आज हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो कॉन्फ्लिक्ट का, इंडियन गठबंधन का जो है जी, इसके बाद भी आप लोगों को बता रहे हैं कि हम देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो कौन विश्वास करेगा? इसलिए नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं मीडिया से या जब बात करते हैं पब्लिक से, तो एक स्थिर सरकार का और अस्थायी सरकार का जो रोड मैप है वो बताते हैं। इनके सामने में अगर रोड मैप नहीं है तो ये बताते हैं कि सीधे सीधे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। तो ये बात लोहिया जी, इस बात को हमें प्रमुखता से दोनों को अंतर करना पड़ेगा। मैं यही सवाल लोहिया जी के पास लेकर चलता हूं। विक्रम जी, जिस तरह से कि आप देखिए कि प्री पोल काफ़ी कोशिश हुई लेकिन नहीं बन पाई वो सिनर्जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं बन पाई, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी टीएमसी के साथ नहीं बन पाई, केरल में सीपीएम के साथ नहीं बन पाई। तो अगर कोई सीन इस तरह का बनता है जिसका दावा आप कर रहे हैं कि भाई सरकार बनाएंगे, तो कैसे ये सिनर्जी बिठाएंगे? तेलंगाना के सीएम 120 सीट की बात कर रहे हैं, जैसा विनोद जी कह रहे हैं, उसके बाद भी 152 का फासला बचता है। देखिए, तेलंगाना के सीएम साहब ने अगर 120 सीट कहा है लाने के लिए, तो 120 सीट मतलब उन्होंने एक आइडिया आपको दिया है कि 120 सीट हमें काफी रहेंगी, अगर हम इस पे भी हम सरकार बना सकते हैं। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ कह करके जा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी 200 के आंकड़े को छूने की तैयारी में है। अच्छा, 180-200 सीटें कांग्रेस पार्टी 100% लाने की तैयारी में है। मैं आपको बोल के जा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। और रही बात केजरीवाल जी कांग्रेस के साथ हैं या साथ नहीं है, मैं आपको बता दूं कि गठबंधन, इंडिया जो गठबंधन है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, पंजाब में केजरीवाल जी अलग लड़ रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे राज्यों में, दिल्ली से लेकर पंजाब की बात कर रहा हूं, दोनों राज्यों में हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हमारा एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है। ठीक, एक संशोधन में ये कह रहा हूं, ये नहीं कहिए कि इंडी गठबंधन जो है बड़ी मजबूती से लड़ रहा है। आप ये कहिए कि इंडी गठबंधन के अलग अलग दल अपने अपने चुनाव पहले तो इंडी नहीं है, इंडिया गठबंधन है। पहले तो इंडी नहीं है, अब मोदी जी के नाम का मतलब अलायंस होता है ना? नहीं, अलायंस होता है, इंडी मतलब अलायंस पूरा बोला जाएगा, इंडिया गठबंधन मतलब। मैं आपको बता दूं कि आज जो देश के अंदर दोगली राजनीति का जो चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी ने पेश कर दिया है, और ये आज की जो राजनीति चल रही है
वो मुद्दों से भटकाने की राजनीति चल रही है। आज कौन गठबंधन में किसके साथ है ये महत्व नहीं रखता, महत्व ये रखता है कि कौन जनता के साथ है और जनता किसके साथ है। ठीक है। आज जो इंडिया गठबंधन के अलायंस दल हैं, जनता ने उनको समर्थन दिया है, दिल से उनको चुनने का काम किया है। वो तो 4 तारीख को प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 4 जून को आप यहाँ दिल्ली तो दिल्ली, आप पता नहीं गुजरात भी रहो ना रहो। अच्छा, मैं आपको कह देना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से। वो कह रहे हैं कि बैंकॉक चले जाएंगे घूमने के लिए। मैं कहना चाहता हूं अगर राहुल गांधी जी बैंकॉक घूमने जाने की बात कर रहे हैं कि गर्मियों में बाहर चले जाते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी राजघाट में सोते हैं? ठीक है। देश की जनता आपने जितना ब्रह्मांड पूरा घूमा है, आपने विदेशों में जा करके आपने जो अपनी एक छवि पेश कर दी। लेकिन मैं एक डेटा देख रहा था कि इसी दौरान प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से ज्यादा संख्या में राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए। नहीं, देखिए सरकारी खर्चे पे नहीं गई हैं। पहली मैं आपको बता दूं, उन्होंने सरकारी खर्चों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने 8,500 करोड़ का जहाज लिया, उन्होंने ये बात सच है, निजी यात्रा पर गए, जिनमें 4 जोड़ी कपड़े बदलने का काम किया। लेकिन राहुल गांधी जी ने कभी जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया और ना वो करने वाले हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी थे हमारे नेता, कभी आपको उनकी सादगी का, राजीव गांधी जी की सादगी का आपको पता है? अभी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन डिजिटल इंडिया बनाने का काम राजीव गांधी जी ने किया था। आ रहा हूं विक्रम जी। सौरभ सिकदर जी, क्या इस चुनाव में जो इन विपक्षी गठबंधन के अलग अलग दल हैं, वो जनता के बीच मुद्दा है कि उनमें आपस में उस तरह का, आप तो क्योंकि बंगाल में ये बढ़िया से महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बंगाल सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण है इस चीज का। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ। विनोद जी वरिष्ठ पत्रकार है, बंगाल के बारे में भी जानकार है, आप भी है। हाँ। यहाँ फुटबॉल को बड़ा माना जाता है, बड़ा लोकप्रिय खेल है आपके यहाँ, ये बात तो बड़ा लोकप्रिय खेल। हाँ। तो क्या होता है, मोहल्ले मोहल्ले में टूर्नामेंट होता है। हाँ। उसमें एक टीम ऐसा होता है कि पूरे साल एक साथ प्रैक्टिस करता है, उसका कैप्टन कौन, स्ट्राइकर कौन, डिफेंडर कौन, उस सेट रहता है जी। और क्या होता है, कोई ऐसे टीम बनाता है, इसके टीम से एक ले लिया, उसके टीम से गोलकीपर ले लिया, उसके टीम से स्ट्राइकर ले लिया, फिर वो टीम उतारता है। तो दोनों टीम जब आमने सामने भिड़ते हैं तो क्या होता है कि इसका स्ट्राइकर का पोजीशन में कौन खेलना है तो बैक वहां आ जाता है, गोलकीपर गोल छोड़ के गोल करने आ जाता है, और नतीजा क्या होता है? आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया फुटबॉल से। आता है। हाँ। तो आज के डेट में हम ये सब आंकड़े लेके क्यों टेंशन करें? हमारा सरकार ऑलरेडी बन गया है और हम अगली सरकार में कैसे काम करेंगे, हम उसका तैयारी कर रहा है। बाकी विपक्ष को जब सब बोलता है ना कि सपने में जब बिरयानी बनाओ तो घी जितना मर्जी डालो, कौन आपको रोकता है? अच्छा। जितना मर्जी डालो, घी में नहला तो नहला दीजिए आपको। अच्छा उदाहरण दे रहे हैं आप। अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। फुटबॉल वाला जो आपने उदाहरण दिया, उसको हिंदी में कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ठीक है, वो हिंदी में कहते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन से ज्यादा अलायंस दल जो है एनडीए के अंदर है। सर मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन से ज्यादा अलायंस दल जो है वो एनडीए के अंदर है। एक बार वो कॉम्पिटिशन भी हुआ था, एक बार नई संसद भवन के उद्घाटन के समय में ये भी कॉम्पिटिशन हुआ था। यही काम भाजपा का, तो यही काम, आगे कुर्सी पीछे राम। अच्छा ठीक है। विनोद जी जो बात अभी विक्रम जी भी कह रहे हैं, सौरभ सिकदर जी भी कह रहे हैं, 4 जून का दावा तो देखिए सभी का है, लेकिन जनता के बीच ये फैक्टर, चेहरा वाला फैक्टर और एक मजबूत सरकार वाला फैक्टर, एक स्थायी सरकार वाला फैक्टर, एक सिनर्जी वाला फैक्टर जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो जनता के बीच कहां तक जा पाया है? जनता ने इस पर कितना सोचा है वोट देने से? देखिए दादा जो एग्जाम्पल दे रहे थे, मैं वही बात कर रहा हूं कि दादा का एग्जाम्पल आज के पॉलिटिकल संदर्भ में आप अगर देखिए तो बिल्कुल फिट बैठता है। फुटबॉल वाला जो सिनर्जी काम करता है वो एक टीम वर्क होता है। आज आप देखिए कि पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी के, एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जो टीम है जी, और वो जो टीम वहां पे काम कर रही है ग्राउंड जीरो पे, और ठीक आप इंडिया गठबंधन के का एक टीम लीडरशिप देखिए, तो वो टीम में आप अभी तक एक टीम ये नहीं बना कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, ठीक, डेफिनेटली वो फेस है। और राहुल गांधी का, जैसे कि अभी विक्रम जी भी कह रहे थे कि भारत जोड़ो अभियान से लेके उनका 2-3 इस तरह का एक बड़े प्रोग्राम हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने भी प्रोजेक्ट नहीं किया ना। तो कांग्रेस ने को दिक्कत क्या थी? कम से कम अपने ही नेता को मान लेता कि ये प्रधानमंत्री के हमारे उम्मीदवार है।
सही बात। तो आपने राहुल गांधी को भी नहीं लीडर माना। और अब अगर आप इंडिया गठबंधन से चाहते हैं कि वो आपके लीडर को कहे कि हम आपके लीडर को लीडर मानते हैं, क्यों ममता बनर्जी मानेगी? तो ये बात जो दादा कह रहे थे, ये बहुत कमाल की बात उन्होंने कही है कि पहले तीसरी मीटिंग जो इंडिया गठबंधन की थी, सबसे पहले आगे बढ़ के ममता बनर्जी ने ये बात का खुलासा किया कि इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम होंगे। इसका मतलब याद होगा लाल जी, दिल्ली वाली बैठक में। हाँ, मुझे याद है। तो एक तरह से ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था कि राहुल गांधी का नेतृत्व उनको पसंद नहीं है। और कांग्रेस ने खड़गे जी के भी नाम को तो आगे नहीं बढ़ाया। तो कांग्रेस को दिक्कत क्या थी? जब आपके लीडर राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी का फेस लेके आप पूरे देश में उनकी रैलियां हुई है, रोड शो हुए हैं, तो एटलीस्ट राहुल गांधी को तो लीडर, टीम का लीडर मानना चाहिए। उनको भी आपने नहीं माना है। तो ये जो कंफ्यूजन इसलिए है कि इसमें दिक्कत क्या है लाल जी की सबसे बड़ी दिक्कत आप ये समझिए कि अभी यूपी में देख लीजिए, यूपी के पूरे चुनाव का अगर ड्राइविंग सीट पे वहां बैठा हुआ है तो कौन है? अखिलेश बैठे हुए हैं। बिहार में ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा हुआ है? तेजस्वी बैठे हुए हैं। तो जब आप इतने बड़े स्टेट में अपनी भूमिका नहीं बना पा रहे हैं कि राहुल गांधी के लीडरशिप में अगर इंडिया गठबंधन वहां मजबूती से फाइट करते हुए दिखती, तो डेफिनेटली विक्रम जी जो कह रहे हैं कि बहुत मजबूती से वो एक लड़ाई में होती। ठीक। लेकिन अगर आप किसी के दूसरे के कंधे का इस्तेमाल करके अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें अपनी कामयाबी जोड़ेंगे, शायद इस देश में जो और रीजनल पार्टी है वो कांग्रेस को अपनी कामयाबी में साथ में नहीं आने देगी। बिल्कुल। मुझे एक बात और याद आ गई कि तेजस्वी यादव का जो सिनर्जी वहां पर मुकेश सहनी के साथ दिखता है, वैसी भी सिनर्जी राहुल गांधी जी का इन लोगों के साथ नहीं दिखाई पड़ा चुनाव प्रचार के दौरान। तो विक्रम जी, एक तो देखिए सिनर्जी में कमी है, दूसरी बात ये कि कांग्रेस ने ये भी नहीं किया कि कम से कम राहुल गांधी जी को या ममता बनर्जी के द्वारा नाम लेने पर खड़गे जी का ही नाम बढ़ा देते कि हाँ हमारे पीएम कैंडिडेट ही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे बड़ा चेहरा हैं और राहुल गांधी जी हमारे जो इस समय कांग्रेस पार्टी को अगर सबसे ज्यादा मजबूती देने का किसी ने कोई काम किया है तो वो राहुल गांधी जी ने किया है। राहुल गांधी जी ने देश के अंदर जा करके लोगों से जनसंपर्क साधा, लोगों से मिले, लोगों से चर्चा करके अपना मैनिफेस्टो बनाया। तो एक बार बोल लीजिए वही हमारे पीएम कैंडिडेट। मैं एक बात बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने लोगों से एक जुड़ाव किया, वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले, उन्होंने दिखाया अपनी कार्यशैली को कि मैं किस प्रकार से जनता के बीच में जा सकता हूं, उनके दर्द को समझ सकता हूं, किस प्रकार से मैं जन की बात कर सकता हूं, ना कि धन की बात कर सकता हूं। जो प्रधानमंत्री जी धन वालों की बात करते हैं, लेकिन हम देश के जन वालों की बात करते हैं। हाँ, जरूर निश्चित तौर पे अभी चेहरा कोई सामने नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं निश्चित तौर पे ही हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, फिर ममता बनर्जी दूर जा सकती हैं। देखिए, मैं आपको देखिए, सुनिए, दूर तो सत्ता से भाजपा जा रही है, दूर तो सत्ता से भाजपा जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह करके जा रहा हूं कि पहली मीटिंग के हमारे चैनल पर ये बोल दीजिए कि राहुल गांधी हमारे पीएम के अंदर आपको प्रधानमंत्री का चेहरा भी देंगे 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर, और देश के अंदर एक बहुत शानदार स्थिर सरकार देंगे जो देश को मजबूती देने का काम करेगी। और जो जन समस्याएं आज देश के अंदर जनता देख रही है उससे उनको निजात दिलाएंगे। मैं सौरभ सिकदर जी के पास, सौरभ सिकदर जी, आपने अधीर रंजन चौधरी की तारीफ की और आपने कहा कि भले वो कांग्रेस के नेता हैं लेकिन आपने उनके स्टैंड की तारीफ की। उनका एक बयान मैं बताता हूं, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तो वो नेता हैं जो एनडीए के तरफ भी जा सकती हैं। तो जो बात अभी हम कह रहे थे कि अगर इन्होंने राहुल गांधी जी का नाम बढ़ाया तो ममता बनर्जी तो एनडीए के तरफ भी जा सकती हैं। देखिए, ये ममता दीदी का आप अगर पास देखेंगे तो ममता दीदी अलायंस चेंज करने के लिए मशहूर। उसने जब तृणमूल कांग्रेस बनाया तो एनडीए के साथ था जी, फिर जैसे बंगाल का चुनाव आया वो इंडिया छोड़ के फिर निकल गए। फिर जब वो चुनाव हारा और नहीं मुख्यमंत्री बन पाए फिर एनडीए में वापस आए। फिर 2004 में जब एनडीए का हार हुआ तो फिर 10 साल यूपी में रहे। बंगाल में कांग्रेस के साथ इसने अलायंस करके सत्ता में आया, उसके बाद सबसे पहले कांग्रेस को ही बाहर किया। हाँ, सही बात है। मैं भी एक बात पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता साहब से। भाजपा के प्रवक्ता साहब हमें बता दीजिए। सौरभ सिकदर, आप बोल लेना, मैंने आपको टोका नहीं। ठीक है, आपकी बात सही है सौरभ सिकदर जी, लेकिन विक्रम जी का एक सवाल आप भी ले लीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आरएसएस जो है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मोहर लगा रही है क्या? यहाँ वहां सौरभ सिकदर जी सीधा जवाब दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है भाई साहब। भाई साहब लेकिन आप मेरी बात सुनिए, भाजपा की जो राजनीति की डोर है वहीं से चलती है। अब उनको जवाब देने दीजिए, दीजिए के बाद यहाँ पे कर रहे हैं, दीजिए जवाब। कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, ना ही हमारा अलायंस है। मैंने सवाल का जवाब दीजिए। आरएसएस एक वो कह रहे हैं ये सवाल ही जायज नहीं है। हाँ। और सीधी बात है कि इसमें ये आपका प्रश्न ही प्रासंगिक नहीं। मैं वही कह रहा हूं। दूसरी बात ये है कि अभी तो ममता दीदी सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता भाई साहब है यहाँ पे जी, वो क्या जोर के साथ बोल सकते हैं कि अगर राहुल गांधी जी को इंडी गठबंधन ने नेता स्वीकार कर लिया, ममता दीदी उसको सपोर्ट करेंगे? मैं दावा करके बोलता हूं नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगता है? चलो ये तो आपने स्वीकार कर लिया मित्र। आप सुनिए मित्र, आपने ये तो स्वीकार कर लिया कि राहुल गांधी के नाम पर, इसका मतलब सरकार तो आ रही है। चलिए 4 जून का इंतजार कीजिए, ये चाहे दावा हो या स्वीकार्यता हो, सब लोग 4 जून का इंतजार कीजिए। लेकिन इतनी बात जरूर है, गोटी फिट बैठाने की जो है ना वो कोशिशें शुरू हो गई है। प्री पोल नहीं तो पोस्ट पोल ही सही। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ सिकदर जी, साथ में हमारे साथ विक्रम जी और विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस वक्त में कुछ और बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको कुछ और भी बड़ी खबरों को दिखाएंगे, तो ये जो बड़ी खबर है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से जुड़ी हुई है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 13 सीटों पर मतदान होना है। तो पूर्वांचल फतह का जो सियासी घमासान है उससे जुड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि पूर्वांचल में किस तरह से सत्ता का संघर्ष है, पूर्वांचल में किस तरह से चुनावी फतह का समीकरण है। तो काशी के पीएम मोदी और गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ क्या 7वें फेज के मतदान का सबसे बड़ा कार्ड हैं? 2019 में पूर्वांचल में कांग्रेस और सपा ने एक भी सीट नहीं जीती और बीएसपी ने 2 सीट पर जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव के अंतिम पड़ाव की 13 सीटों पर सभी की नजर है। खुद पीएम मोदी तीसरी बार काशी से चुनावी मैदान में हैं। 2019 में सपा के साथ बीएसपी ने घोसी और गाजीपुर सीट जीतने में कामयाबी पाई थी, लेकिन जो बाकी की 11 सीटें हैं पूर्वांचल की, उसमें बीजेपी और अपना दल की झोली में ही गई थी, यानी एनडीए के खाते में गई थी। 2019 में भी पूर्वांचल में मोदी फैक्टर ही जीत का कारण बना था और इस बार मोदी योगी के रूप में एक मजबूत पत्ता एनडीए के उम्मीदवारों के पास है, यानी मोदी योगी का फैक्टर। तो पूर्वांचल में बसपा प्रमुख मायावती भी लगातार रैलियां कर रही हैं और अपनी पार्टी का आधार मजबूत करने में लगी हैं। पिछली बार मायावती ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी हैं। सामाजिक समीकरण में राजभर और निषाद पार्टी पहले से सपा के साथ तो थी, लेकिन आज की तारीख में उनका समर्थन बीजेपी के साथ है। तो यूपी के 2 लड़के एक बार फिर से साथ हैं, लेकिन पूर्वांचल कांग्रेस और सपा के लिए लिटमस टेस्ट बन गया है। और मोदी योगी फैक्टर जो है उसकी काट में सपा ने पीडीए को आधार बनाया, जाति समीकरण साधने की कोशिश की, लेकिन यूपी में जो डबल इंजन की सरकार है उसके विकास कार्य यहां के विपक्षी दलों के लिए बड़ी चुनौती हो सकते हैं, क्योंकि
जो मोदी योगी फैक्टर है उनका काम है। आज यूपी आज बीमारू राज्य के कलंक को धोकर इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन चुका है, तो फायदा तो पूर्वांचल को भी मिला है। तो इन सब के बीच सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी जीत का, अपने गठबंधन की जीत का दावा किया है। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से जो संदेश मिल रहे हैं और जो माहौल बता रहा है और जो यहां पर जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, इस बार न केवल गोरखपुर, बांसगांव और आसपास जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें सभी के सभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सत्ता में वापसी का आश्वासन दिया है। पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं हम जाते हैं, लोगों के मन में एक ही भाव है, एक ही संकल्प है। हर ओर लोग कहते हैं, जब हम कहते हैं क्या होगा, तो जनता कहती है फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये तो केवल 60-62 सीटों पे ही चुनाव लड़ रही है। रामेंद्र सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रामेंद्र, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि ये जो 13 सीटें हैं, देखिए अंतिम चरण में है, तो मुझे तो लगता है कि सभी जो है वो पूरा जोर लगा देंगे और वो प्रचार का जो वो जिसे कहते हैं ना जबरदस्त रंग, वो पूर्वांचल में दिखाई पड़ रहा होगा। अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बार बुआ बबुआ तो साथ नहीं है, 2 लड़के एक बार फिर से साथ हैं। कितनी चुनौती दे पाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव जब जब चुनाव लड़ते हैं, पिछले 4-5 चुनाव का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर बार यही कहते हैं कि मेरी भीड़ बता रही है कि सरकार आ रही है और सरकार कभी नहीं आती। इस बार भी यही है। लोगों में थोड़ा सा जो इनका वोटर है वो सड़क पर है और बड़ा मतलब ब्लंटली कह रहा है कि नहीं नहीं हम सरकार में आ रहे हैं, लेकिन ये स्थितियां नहीं। अगर ये 13 सीटें जहां की बात कर रहे हैं, वहां पिछली बार भी 2 बसपा जीती थी और 11 भारतीय जनता पार्टी जीती थी। जिस जो बेस आधार है जो समाजवादी पार्टी का, वो जाति है। देखिए, चुनाव उत्तर प्रदेश में 2-3 चुनाव को देखिए, जाति से ऊपर है, ये विकास पर है, बाकी मूलभूत सुविधाओं पर है, डेवलपमेंट पर है, लाभार्थियों की योजनाओं पर है, महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं उन पर है। आप देखिए ना, महिला जो वोट है वो ज्यादा पड़ रहा है। आप इसको इस तरह आकलन करिए कि अगर 70-75% पिछली बार में महिलाओं को वोट भाजपा को मिला था, इस बार में मिला, जिसकी बात कभी अखिलेश नहीं करेंगे क्योंकि उनको वोट मिलता नहीं है। पश्चिम से लेकर पूरब तक जिस तरह कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, जिस तरह योजनाओं का लाभ मिला है, तो वो महिलाएं वहां जा रही, तो वो बात नहीं करे। 2 नेता हैं, योगी और मोदी, लगता है ना जैसे ज्वाइंट में है सारी चीजें, तो उनके नाम पर चुनाव है, योजनाओं पर चुनाव है, व्यवस्था पर चुनाव है। और अखिलेश जिस जात पर जाना चाह रहे हैं, वहां ये चुनाव अभी तक गया नहीं है। बिल्कुल, जब नहीं गया है तो जाहिर सी बात है कि संकेत मिल रहे हैं कि क्या इसका नतीजा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जुड़ने के लिए इस खबर पर हमारे साथ और विश्लेषण करने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम चलेंगे पंजाब और देखेंगे कि पंजाब का इस बार का चुनावी रण कैसा है। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि पंजाब के चुनावी रण का जायजा लेंगे। तो लोकसभा चुनाव के लिए 7वें और आखिरी चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान होने वाला है 1 जून को। तो सभी 13 सीटों पर एक ही चरण में 1 जून को, जो आखिरी चरण है लोकसभा चुनाव का, उसमें मतदान होना है। पंजाब में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए सभी पार्टियों के महारथियों ने इस बीच पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री भी वहां कई रैली कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार पंजाब का चुनावी नतीजा चौंकाने वाला होगा। ये दावा प्रधानमंत्री ने किया है। बीजेपी इस बार पंजाब में बिना गठबंधन के अकेले ही चुनावी मैदान में है। पहले अकाली दल के साथ होती थी, लेकिन इस बार अकेले चुनावी मैदान में। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी अपना पूरा दमखम लगा दे रहे हैं, कर रहे हैं प्रचार।
सुप्रीम कोर्ट से जब जमानत मिली है। तो आपसे लोगों के कई सवाल हैं, लेकिन पार्टी से कहाँ गया 2000 रुपये प्रति माह देने का वादा? ये महिलाओं ने पूछा है। दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सामने पंजाब में अस्तित्व की चुनौती है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने की मांग कर दी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से सभी सीटों पर जीत दिलवाने की मांग की। आज आपको कहने के लिए आया हूं, एक बार इनको मौका दो, झाड़ू को मौका दो। जैसे पंजाब में काम करके दिखाया, आपको सारे काम आपके केंद्र सरकार से करा के लाएंगे। आपके 8,500 करोड़ रुपए पंजाब के लोगों के 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं। उस पैसे से आपकी गांव-गांव में सड़कें बननी थी, मोहल्ला क्लिनिक बनने थे, लेकिन मोदी सरकार पैसे रोक के बैठी है, तानाशाही कर रही है। अगर आप हमारे 13 MP जिता दोगे, उनके घर में घुस के उनसे पैसे लेके आएंगे पंजाब के लोगों के। दोस्तों, कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं वहां पर। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा और पीएम पर आरोप लगाते हुए पंजाब और पूरे देश में जीत का अपना दावा किया। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। यहाँ पे हर जगह पूरे देश भर में जनता अब ऊब चुकी है भाजपा की राजनीति से, और कांग्रेस पार्टी को समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी सच्चे दिल से हमारे नेता काम करना चाहते हैं। खासतौर से यहाँ पे मोदी जी ने बहुत दावे किए हैं। मोदी जी ने ये भी दावा किया था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे। मोदी जी ने ये भी दावा किया था कि वो दृढ़ होकर खड़े हो जाएंगे देश के लिए, लेकिन चीन आ गया है और हमारी जमीन छीनी है। मोदी जी चुप रहे हैं। मोदी जी ने ये भी कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी। फिर जब किसान ने आंदोलन किया तो मोदी जी छुप गए, दिखे तक नहीं। तो मोदी जी के दावों का मैं जवाब क्यों दूं? जनता जवाब देगी। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरा पंजाब आम आदमी पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। पूरा पंजाब आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। केजरीवाल को केस लड़ना है, फीस चाहिए तो पंजाब के ATM से उठा लेते हैं। केजरीवाल ने अपने पंजाब को भ्रष्टाचार का ATM बनाकर रखा है। ATM बना। पंजाब के विकास के लिए आपका साथ नरेंद्र मोदी जी को चाहिए। पंजाब से अलगाववाद समाप्त करने के लिए आपका साथ नरेंद्र मोदी जी को चाहिए। पंजाब के अंदर ड्रग को समाप्त करने के लिए आपका साथ नरेंद्र मोदी को चाहिए। पंजाब में उद्योग वापिस लाने के लिए आपका साथ नरेंद्र मोदी को चाहिए। और पंजाब में हिंदू सिख एकता मजबूत करने के लिए आपका साथ नरेंद्र मोदी जी को चाहिए। सीधे जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता अमृतपाल सिंह से इस खबर पर। अमृत, जिस तरह से राज्य में जो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी है उसको हमारे साथ राजेश वाली जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, उनसे जुड़ते हैं। राजेश, जिस तरह से कि पंजाब में मुद्दे हैं राजेश, तमाम मुद्दे हैं, और क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ताधारी है तो उनके ऊपर कई सवाल हैं उनके वादे को लेकर। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रहा है कि वहां के मंत्री के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है कि उन्होंने सेक्स को लेकर के फेवर करने की मांग की, और यहां राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान भी लिया है। जी लालचंद जी, जो आप ये खबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो सकी है, ना ही हम अभी कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसी खबर आई है, तो अगर संज्ञान लिया गया है तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। बिल्कुल जी। और जहां तक वहां पर चुनावी समीकरणों का सवाल है राजेश जी, वहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस पर अटैक नहीं कर रही है, अरविंद केजरीवाल। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में तो ये अलग अलग हैं और यहाँ पे ये इकट्ठे, मतलब यहाँ इकट्ठे हैं और दिल्ली में
जैसा आपको मालूम है। तो यहाँ पे इनके जो समीकरण बन रहे हैं पंजाब में कांग्रेस और आपके, ये अलग अलग हैं, दोनों अगेंस्ट हैं ईच अदर के। और यही एक मुद्दा है जो लोगों में भी है कि दिल्ली में तो ये इकट्ठे लड़ रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग हुए हैं, तो वो कुछ पैठ बन नहीं पा रही है। पंजाब वाले इस चीज को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि वहां इकट्ठे और यहाँ अलग अलग, ये कैसे हो सकता है। बाकी जो चुनावी समीकरण की बात है, क्योंकि आपको मालूम ही है जैसे कि यहाँ पे हर कोई बड़ा नेता, स्टार प्रचारक यहाँ पे आ रहे हैं। और आज भी अमृतसर में केजरीवाल भी हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री भी कल यहाँ पे थे, होम मिनिस्टर भी थे। तो सभी जो बड़े बड़े मंत्री हैं, हमारे जो नेता हैं, वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। जो समीकरण बनेंगे वो, क्योंकि इस दफा बहुत ज्यादा जो पंजाब की जनता है हमेशा से बहुत सूझबूझ रही है और कभी भी इन्होंने अपने आप को ओपन नहीं किया कि किसकी तरफ ये जाएगी जो इनकी वोटिंग होगी। वो तो खैर हमें 4 तारीख को ही मालूम होगा कि किसको जिताती है पंजाब की जनता। पर फिलहाल ये है कि माहौल, जैसा कि मौसम भी गर्म है, 45 डिग्री है, और चुनावी जो माहौल है वो उससे भी ज्यादा गर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था आपके साथ राजेश जी कि अभी अभी खबर की पुष्टि भी हो रही है कि पंजाब के आम आदमी पार्टी सरकार में, भगवंत मान सरकार में मंत्री बलकार सिंह हैं, उन पर गंभीर आरोप भाजपा के नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने लगाए और उसके बारे में वीडियो भी जारी किया है। उसमें यह कहा गया है कि एक नौकरी मांगने वाली महिला को न्यूड वीडियो कॉल किया गया। वीडियो कॉल में 21 वर्षीय महिला से सेक्सुअल फेवर की उन्होंने मांग की मंत्री ने। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है और अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है रेखा शर्मा ने, उन्होंने इस मामले को घिनौना बताया है। तो ये वहां पर मतदान से पहले, पंजाब में मतदान से पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 जून को मतदान होना है, तो पंजाब के आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री बलकार सिंह पर गंभीर आरोप लगा है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय का। भाजपा के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने यह आरोप लगाए हैं और अपने आरोप के समर्थन में वीडियो भी जारी किया है। बलकार सिंह का तेजिंदर सिंह बग्गा ने वीडियो भी जारी किया है। और क्या कुछ उस वीडियो में है? वीडियो में है कि एक नौकरी मांगने वाली महिला को न्यूड वीडियो कॉल किया पंजाब के मंत्री बलकार सिंह ने। वीडियो कॉल में 21 वर्षीय महिला से सेक्सुअल फेवर की मांग की पंजाब सरकार में मंत्री बलकार सिंह ने। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है, इस मामले का संज्ञान लिया और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने इस मामले को घिनौना बताया है। तो हमारे संवाददाता राजेश बाली जुड़े हुए हैं और खबर की पुष्टि के बाद एक बार फिर से उनसे इसी मुद्दे पर बात करते हैं। राजेश जी, अभी खबर की पुष्टि हो रही है, तेजिंदर सिंह पाल सिंह बग्गा ने यह आरोप ही नहीं लगाया बल्कि वीडियो भी जारी किया है और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने इसका संज्ञान भी लिया है। ये वहां पर महिलाओं को लेकर के एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी के सामने, एक और बड़ी चुनौती, नई चुनौती वहां पर सामने आ रही है। बिल्कुल आएगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है ये आम आदमी पार्टी के सामने। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर जब विमेन कमीशन ने ही इसका संज्ञान ले लिया है तो सच्चाई है, तभी संज्ञान लिया गया है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उठेगा 1 जून से पहले जब वोटिंग है हमारे पंजाब में। तो डेफिनेटली एक आपके लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात एक तरह से हो जाएगी अगर इसको पॉलिटिकल पार्टीज बाकी भी जो हैं वो उसको मुद्दे को उठाएंगी। तो इस बारे में अब देखते हैं, समय बताएगा किस तरह से ये मुद्दा कितना सामने आता है और इसका कितना फर्क पड़ता है आपके ऊपर। जब आम आदमी पार्टी को इस बारे में जवाब देना होगा राजेश जी, जैसा कि आप सही कह रहे हैं कि अभी क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है बाकी पार्टियां तो इस मुद्दे को उठाएंगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अकाली दल हो, कांग्रेस के भी नेता मुझे लगता है उठाएंगे इस मुद्दे को। तो क्या वहां पर भगवंत मान सरकार पर एक और नया दबाव बनेगा? क्या इस चुनाव से, जैसे 1 जून को मतदान होना है, उससे ठीक पहले ये मामला अगर आज सामने आया है तो क्या इतना भी दबाव बन सकता है कि उनको अपने मंत्री को हटाना पड़ जाए मतदान से पहले? इसमें देखिए लाल जी, जो बात अब सामने आ रही है, अगर हम कांग्रेस की ही बात करें, अगर कांग्रेस पंजाब में इस बात को मुद्दा बनाती है तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में जहां ये इकट्ठे हैं वहीं पंजाब में एक दूसरे के ऊपर ये ब्लेम करेंगे इस चीज को। और जो ये मुद्दा है डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा,
इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक ये महिला से सेक्सुअल एडवांसेस का मुद्दा है और जिस तरह की संज्ञान ले लिया गया है महिला आयोग द्वारा, और जो यहाँ पे पंजाब में भी जब ये चीज सामने आएगी सुबह न्यूज़पेपर्स के थ्रू, हमारे दूरदर्शन के थ्रू और चैनल्स के थ्रू, तो डेफिनेटली जो यहाँ पे भी महिला आयोग हैं या महिला एनजीओ हैं, संगठन हैं, वो भी इसको आगे लाएंगे ताकि जो महिला इसमें इन्वॉल्व है उसको इंसाफ मिल सके। ठीक, हम आगे भी आपसे इस मामले में अपडेट लेते रहेंगे राजेश जी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस खबर पर और तमाम पंजाब की चुनावी राजनीति की खबर पर। तो आज के इस वक्त में इतना ही, पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।